हेलो गाइस, नमस्कार। तो आइए हम लोग लेक्चर नंबर 4 है जो कि भारत के भौगोलिक विशेषताएं और इतिहास पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। देखिए, इस टाइप की चीज़ें लोग बहुत कम पढ़ाते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि पीएससी मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, जब तो इस टाइप की क्वेश्चन आती है तो एक जब भी आप हिस्ट्री किसी किसी भी जगह के जब भी आप हिस्ट्री चालू करें तो उसकी भौगोलिक कंडीशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भौगोलिक कंडीशन का इम्पैक्ट जो है सो कल्चर पे पड़ता है, हिस्ट्री पे पड़ता है, आपके जीवन पे पड़ता है। या क्योंकि हिस्ट्री क्या है, मानव जीवन का एक वृत्तांत है, या मानव जीवन के एक इतिहास है, या मानव कैसे रहता है उसकी क्या पिछले रिकॉर्ड है वही है। तो वो सारा चीज़ें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी उस पर इम्पैक्ट डालता है, और जब ज्योग्राफी उस पर इम्पैक्ट डालता है तो वो चीज़ें हमें दिखाई देती है कि हाँ भाई, यहाँ पे ये चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही है। तो उसको पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जो है सो एंशियंट पीरियड या जो है सो आपको प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत के अगर आप मैप देखिएगा ध्यान से, तो मैं आपके लिए यहाँ एक मैप ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे क्लियर रहे। हाँ, तो देखिए भारत का मैप अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये हमारा नेपाल हो गया, ऊपर गया ये भूटान हो गया, और अरुणाचल प्रदेश से नीचे आ जाएंगे हम लोग सीधे ये मेघालय होते हुए बंगाल चलेगा, बंगाल से सीधे जो है सो उड़ीसा होते आंध्रा तमिलनाडु केरल कर्नाटक। ओके, तो हमारे पास में यह वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये हमारे पास में प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप कहने का मतलब ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर और ये हिंद महासागर। तो ये तीन चीज़ों से अगर कोई भी लैंड या कोई भी पहाड़ या पठार पठार तीन साइड से अगर जल से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप चूंकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे उनके जीवन शैली वहाँ के प्राकृतिक संरचना पे आधारित होती है। तो चूंकि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनकी जीवन शैली पे ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट डालेगा। प्रायद्वीप आपको मैंने बता दिया, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर हो गया। अब उसके बाद में चूंकि मैंने दूसरी चीज़ बताई कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं, पहाड़ है पठार है, ये आपके जीवन शैली पे प्रभाव डालता है। और इसी चीज़ को इसीलिए जो है सो भौगोलिक संरचना को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार में चूंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो है सो पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, और ये आपको जो है सो ये विंध्या माउंटेन हो गया, इधर ये अरावली हो गया। उसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके कारण यहाँ की अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है, मध्य भारत की कुछ अपना सभ्यता और संस्कृति है, और उत्तर भारत की कुछ अपनी सभ्यता और संस्कृति है। तो आप देखिएगा इनमें अंतर आएगा। यहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन शैली और यहाँ के लोगों के रहने वाले जीवन शैली, यहाँ पे थोड़े से गेहूं कलर के रंग के, यहाँ पूरे काले रंग के लोग होंगे, क्योंकि ये जो है सो 0 डिग्री के पास में है, यहाँ पे सूरज का प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है सो कलर का फर्क होगा। उसके बाद में खान पान में भी ये चूँकि समुद्र के किनारे जितने लोग होंगे उनकी जीवन शैली में मछलियों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या प्रभाव होगा। या जो निचले जैसे बंगाल में है तो पूजा में भी मछली आपको उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद में दूसरा चीज़ हमारे पास में हिमालय पर्वत जो कि नॉर्थ साइड से है। तो हिमालय पर्वत के लिए फिर से एक हमें मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैप के भौगोलिक कंडीशन को बताना बहुत ज़्यादा टफ काम होगा। तो ये हम जो है आपको यहाँ पे ये एक मैप हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो हिमालय ये कुछ ऐसा है, इसमें 3 रेंजेज है, और ये जो है सो आपको शिवालिक हो गया, मध्य हिमालय हो गया और ग्रेटर हिमालय हो गया, ये 3 हिमालय हैं। तो खास करके जो ये आपका तिब्बत का पठार वाला भाग हो गया, इधर ये चाइना हो गया। तो हिमालय जो है आपको इधर से जितने भी अटैक हुए उन सब को रोकने का प्रयास किया। तो चूंकि जब ये रोकने का प्रयास किया तो चूंकि जब भी कोई इधर से मान लीजिए कोई बाहर से आदमी आएगा और मजबूत हो गया तो आपके सभ्यता और संस्कृति को चेंज करने का प्रयास करेगा। तो इसके कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति बची रही, और यहाँ पे एक सुंदर सी सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग जैसे गंगा की सभ्यता बोलते हैं। और यहाँ पे गंगा के मैदान में जैसे आपको अपर गंगा का मैदान, मिडिल गंगा का मैदान और लोअर गंगा का मैदान है, और इसमें भी आपको 3 पार्ट हैं। तो ये जो है सो यहाँ पे एक सुंदर सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ, जो पहले बौद्ध था और बाद में हिंदू धर्म के रूप में विकास हुआ। और जब बाहर से आक्रमणकारी आते हैं
जैसे आपको मुस्लिम लोग आते हैं तो यहाँ पे अपने धर्म को फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह एक तो आपको ठंडी हवाओं से ये आपको सुरक्षा देता है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी और प्राकृतिक रूप से कहा जाए तो, और ठंडी के दिनों में। और दूसरा आक्रमण दो तरीके से ये आपको रोका, जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छा खासा कल्चर का डेवलपमेंट हुआ आने वाले समय में। उसके बाद में हमारे पास में नदियाँ और सभ्यताओं के विकास में नदी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो भारत में नदियों का दो स्वरूप आपको देखने को मिलता है। अगर हम आपको बताएं तो भारत में दो नदियां जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और अगर आपको ओवरऑल पिक्चर नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के तैयारी में दिक्कत जाएगी। तो एक आपको इस एरिया में जो नदियां मिलती हैं, चूँकि यहाँ हिमालय है तो यहाँ की नदियां हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी। और दूसरी नदियां जो है सो ये पठारी या प्रायद्वीपीय पठार वाली हैं, जो कि कुछ इधर बहती हैं और कुछ इधर बहती हैं, जो कि गंगा में जाके मिलती हैं। तो आपको देखिएगा कुछ जो है सो नर्मदा है जो कुछ इस टाइप से इसकी फ्लो है। तो भारत की नदियों का, चूँकि पानी के बिना आपका जीवन नहीं है, अब पानी जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है तो नई भूमि का निर्माण होता है और वहाँ पे जो है सो खेती बाड़ी होती है और लोगों का जीवन चलता है। और इस तरह से जो है सो भारत देश में नदियों का एक बहुत बड़ा कल्चर पे या संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पुराना सिंधु नदी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। उसके बाद में गंगा नदी आई, तो गंगा नदी की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। और दक्षिण में जो आपको कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो नदियां हैं उसके किनारे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। तो भौगोलिक कंडीशन में या भौगोलिक स्थिति में नदियाँ जो है सो सभ्यता और संस्कृति के विकास में एक अति महत्वपूर्ण जो है सो यहाँ पे अपने योगदान को निभाती हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक है बहुत बड़ा डेजर्ट है, जिसको हम लोग थार डेजर्ट बोलते हैं, और यह जो है सो यहाँ पे ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में थार डेजर्ट से क्या फ़र्क पड़ा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो डेजर्ट है, चूँकि ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो चूँकि बाहर के आक्रमणकारी के घुसने का एक जगह था भारत देश में आक्रमण का, क्योंकि ये पूरा समुद्र है तो इधर से कोई आ नहीं सकता है, ये ऊंचा पहाड़ है, इधर से कोई आ नहीं सकता है, तो आपके पास आने के लिए यही जगह बचता है। तो जितने भी आक्रमणकारी आए सब इसी रास्ते से भारत देश में घुसने का प्रयास करेंगे। चाहे आर्य हो गए, आर्य कहने का हमें आर्य तो बिल्कुल, आर्य थ्योरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सही सटीक वर्णन नहीं मिलता है ढंग से। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी गई है ईरान से, लेकिन वो हमें ज़्यादा सटीक नहीं लगती है। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी आए, चाहे आपको हून आए, चाहे आपको जो है सो कुषाण आए, ये सब इसी रास्ते से आते हैं इंडिया में। और यहाँ पे आने के बाद में चूँकि जो जितना मजबूत होगा कल्चर पे उसका उतना ही प्रभाव होगा, तो ये लोग कल्चर को, भारत के कल्चर को ये लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, इम्पैक्ट डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत के कल्चर में चूँकि सबको अपनाने की एक क्षमता है, अद्भुत क्षमता कहिए, जिसके कारण जो है सो आज भी हम लोग सही तरीके से जी रहे हैं और यह देश आगे बढ़ रहा है। तो आपको थार का मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल एक प्राकृतिक बाधा पहले था, लेकिन बाद में चूंकि एक रास्ता भी जनरली क्या होता है कि आप देखिएगा बहुत दूर तक तो आप नहीं जाएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब पता चल जाए कि नहीं यहाँ पे तो बहुत अच्छा एक देश है, तो फिर लोग इसको पार करना बहुत बड़ा उनके लिए चीज़ नहीं रह जाता है। तो इसी के रास्ते सिकंदर आया, गजनी आया, महमूद आया, मोहम्मद गोरी आए, ये सब लोग इसी रास्ते से आते हैं। उसके बाद में सागर और विदेशी व्यापार, तो आपको पता है कि हम लोगों ने बात किया कि इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। तो इधर जितने भी यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से जितने व्यापार हो रहा है, दक्षिण अमेरिका से इधर व्यापार हो रहा है, और इधर चाइना से आपको जो है सो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से इधर व्यापार हो रहा है। तो इस तरह से चूँकि हमारे देश में सागर जो है व्यापार का एक बहुत अच्छा साधन बन गया, और आज से लेकर पहले तक के बड़े माल जो ढुलाई होते थे वो इसी रास्ते से होते थे। और इसी में के तहत में क्योंकि बाहर से जब लोग आए या इंडिया से जब लोग बाहर गए तो अपने कल्चर को फैलाते गए, या बाहर से जो लोग आए वो भारत देश में अपने कल्चर को फैलाए और कल्चर का इंटरमिक्सिंग हुआ। तो यहाँ पे जो व्यापार है वह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो कल्चर का इंटरमिक्सिंग कराया। और व्यापार के लिए पानी या समुद्र यह आपको फिजिकल फीचर आपको प्रदान किया। तो फिजिकल फीचर से आया आपको लोग आए, और लोग आए सामान ले आए, और व्यापार बढ़ा और कल्चर का इंटरमिक्सिंग हुआ, और देश भी आगे बढ़ता है। चूँकि व्यापार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, और कल्चर का इंटरमिक्सिंग होगा तो एक हेल्दी कल्चर का या एक अच्छा कल्चर का जो है सो विकास होता है, और वैसा कल्चर लंबे टाइम तक टिकता है। और इसी में आप देखिएगा साउथ इंडिया में चूँकि चोल हो गए,
पल्लव हो गए जो समुद्री रास्ते से श्रीलंका वगैरह पे अटैक करते हैं, या इधर अपना जो है सो प्रभाव बढ़ाते हैं, जिसके कारण हिंदू कल्चर का प्रभाव इधर आपको इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में आज भी दिखता है। हालांकि अब तो इंडोनेशिया एक या मलेशिया एक मुस्लिम देश हो गया है, तो वहाँ पे भी चूंकि मुस्लिम लोगों का जो प्रादुर्भाव इस एरिया में है, लेकिन वो यहाँ तक जाते हैं वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ व्यापार के कारण ही हो पाता है। पठार और जनजातीय समाज, देखिए पठारों में खास करके आदिवासी जनजातीय समाज रहता है। तो हमारे यहाँ जो आपको अगर आप मैप देखिएगा हमारे यहाँ, तो ये पूरा पठारी इलाका है। तो यहाँ पे विंध्यन का पठार हो गया, उसके बाद जो है सो यहाँ पे इसी के नीचे ये सतपुरा बोला हो गया, इधर पश्चिमी घाट हो गया, इधर पूर्वी घाट हो गया। तो इसके बीच में छोटी छोटी बहुत सारी जो है सो जनजातीय समाज है बहुत पहले से, मतलब एक गोंडवाना लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि गोंडवाना जनजातियाँ पहले रहती थी। तो ये पूरी जो है सो जनजातियाँ यहाँ पे, और सबसे ओरिजिनल जनजाति कही जाए तो यही लोग हैं, और ये लोग बहुत पहले से रहते हुए आ रहे हैं। तो पठारों में संसाधन कम है तो इनके जीवन बहुत ही टफ होते हैं, और ये उसी तरीके से जीते हैं, इसलिए इनको जनजाति कहा जाता है। क्योंकि मैदानों में जनजाति आपको नहीं मिलेगा, पठार पहाड़ों में मिलेगा, क्योंकि वो उसी तरीके से जीवन जीने के लिए, और उनके जीवन में बहुत तेजी से विकास नहीं होते हैं, प्रकृति के अनुरूप ढले हुए होते हैं, इसलिए उनको जनजाति कहा जाता है। समाज के रूप में उनकी जो है सो पहचान एक जनजाति के रूप में है, जबकि मैदानी भागों में जो जीवन शैली है वो उससे बहुत ज़्यादा अलग है। तो हमारे पास विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे जनजातीय समाज मिलता है। उसके अलावा जैसे यहाँ छोटानागपुर की पहाड़ियों में जो है सो यहाँ पे भी जनजातीय समाज आपको मिलता है, और इनका जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो इनके जीवन शैली आपके जीवन शैली में बहुत अंतर है। तो ये भी आपको प्रकृति को बचाने में इनका एक अच्छा खासा योगदान भी माना जाता है। उसके बाद में मौसम, भारत में देखिए मानसून की बात किया जाए तो मानसून अगर आप पढ़िएगा, जब हम ज्योग्राफी कभी पढ़ाएंगे, तो मानसून जो है सो भारत में ऐसे प्रवेश करता है, और इस तरह से मानसूनी प्रवेश के कारण, और एक्चुअल में मानसून भारत में ही पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में कहा जाए तो सही तरीके से मानसून आपको भारत में ही पाया जाता है, और मानसून जल लेके आता है, और जल से आपके एक तरह से बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो ये अर्थव्यवस्था पे, जीवन पे, सभ्यता पे, संस्कृति पे, कृषि पे, सब पे प्रभाव डालता है, और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपके जीवन को निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। जैसे रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन और एक खुली मैदान में जहाँ ज़्यादा पानी की है वहाँ पर रहने वाले जीवन में बहुत अंतर आएगा। तो ये मौसम हमारे यहाँ चूँकि 3 मौसम है, और साथ में उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कृषि है, और इन्हीं के अनुरूप हमारे यहाँ पर्व और त्यौहार हैं। जैसे हम लोग अभी दिवाली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि नई फसल आ जाती है। होली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि नई फसल आ जाती है। तो नई फसलों के हिसाब जो नई फसल आती है तो ये जो है सो नई फसल अर्थव्यवस्था को जन्म देती है, और जीवन शैली में बदलाव होता है इसके कारण। और उसके कारण क्या है? प्रकृति है। ये यूँ कहिए कि पहाड़, पठार और भूमि और जल हैं, यह एक जो है सो भौगोलिक स्थिति के कारण ही ये सारा चीज़ संभव हो पा रहा है। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में चूँकि हमारे यहाँ जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पहाड़, पठार, मैदान हैं, इसके कारण एक अलग अलग सभ्यता भी आपने देखा कि मैदानी भाग की सभ्यता, पहाड़ी भाग की सभ्यता, पठारी भाग की सभ्यता अलग अलग है, और समुद्र किनारे की सभ्यता भी अलग अलग है। तो ये हमारे यहाँ एक आपको सांस्कृतिक विविधता को पैदा करता है। तो भौगोलिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को पैदा करता है। बिना भौगोलिक विविधता के सांस्कृतिक विविधता पैदा नहीं हो सकती। वह देश जो चौकोर है और एक ही टाइप के मैदान बने हुए हैं, और तो वहाँ पे एक ही प्रकार के लोग दिखेंगे, दूसरे प्रकार के लोग नहीं दिखेंगे। लेकिन एक जगह मैदान, जैसे यहाँ पे गंगा का मैदान, ये पहाड़ी भाग, ये पठारी भाग, ये रेगिस्तानी भाग, तो यहाँ 4 कल्चर, 5 कल्चर, 6 कल्चर अलग अलग दिखेगा। और जब सब लोग एक साथ रहते हैं तो इसी को विविधता में एकता का नाम दिया जाता है। तो इसलिए अलग अलग भाषा, धर्म, रीति रिवाज का विकास होता है, और यह भारतीय इतिहास की एक विविधता है। थैंक यू। आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आता है तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। आपको यह लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।